आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है किसान राजा और नगर। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, इससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी, फर्स्ट चैप्टर में, जो कि था हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मन के और अस्थियों वाला। उसमें हमने टाइमलाइन समझी थी, तो टाइमलाइन को ही ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3000 लिखा है, और आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है 2600 में, और 1900 तक आते आते ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर इसी टाइमलाइन को आगे फॉलो करते हुए हम इस तरफ इधर जा रहे हैं, टाइमलाइन के इधर जा रहे हैं। तो ये टाइम हो जाएगा बीसी, ठीक है, और ये हो गया एडी। अब हम इस चैप्टर में जो है, आपने यहाँ पे देखोगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईसवी का टाइम दे रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो 2600 वाला टाइम, 600 ईसा पूर्व वाला टाइम है, वो यहाँ आएगा। 600 ईसा पूर्व से, यानी बीसी से हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 600, 500, 400 और ये 100, ऐसे ऐसे करके जीरो, और फिर उसके बाद 1, 2 ऐसे करके चलेगा, और ये फिर 100 ईसा पूर्व, 200, 400, और ये टाइम हो जाएगा 600। ऐसे ये टाइम चलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो हम स्पेसिफिकली इस टाइम पर, इस चैप्टर में हम जो है इस पर्टिकुलर टाइम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताया हुआ है 600 ईसा पूर्व से, यानी बीसी से 600 600 ईसवी, यानी एडी। यहाँ एडी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बीसी। तो हम इस पर्टिकुलर टाइम को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों बाद के लंबे अंतराल के बाद जो है, हमें कुछ चेंजेस जो है उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उपमहाद्वीप किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है? ये वर्ड यूज़ किया जाता है इंडिया के लिए। क्यों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? क्योंकि कोई भी एरिया जो तीनों भागों से घिरा हो, 3 भागों से घिरा हो, उसे उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप, पेनिनसुला कहा जाता है। हाँ, उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट कह दिया जाता है जो एरिया 3 हिस्सों से जुड़ा हो। 3 हिस्से उसके पानी में हो। तो एक मैप बना के मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। फिर उसके बाद बात करें तो हमारा इंडिया जो है और इसके आसपास के जो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी थे, मतलब जो ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ये सब, ये इंडिया अपना, तो ये सारा पानी से घिरा हुआ था उस टाइम। तो अगर कोई भी भाग 3 साइड से पानी से घिरा हो तो उसे उपमहाद्वीप कह दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसे इंडिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो वही बात की गई कि 1500 साल के बाद उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट में कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? कुछ-कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जो इससे पहले नहीं देखे गए थे। तो वो चेंज, उस उन चेंजेस की बात करें तो क्या-क्या थे? तो सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे ऋग्वेदों का लेखन एक तो शुरू हो जाता है। सिंधु नदी और उसके उपनदियों के किनारे ये पहली
पहली बार देखा गया ये सारी चीज़ें होती हुई। उसके अलावा जो है उत्तर भारत, दक्कन, पठार और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कृषक बस्तियों का उदय होता है। दक्कन और दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण हमें मिलते हैं। ये इंट्रो है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में नए तरीके देखने को मिलते हैं कि जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये लोग दफनाने की प्रक्रिया इनकी काफ़ी अलग हो गई है। फिर उसके बाद कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ-साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरणों, हथियारों को भी दफनाया गया है। यानी कि ये लोग जो है युद्ध वगैरह में इन्वॉल्व हो गए होंगे, लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो गए होंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं। फिर ईसा पूर्व छठी शताब्दी में छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो 1500 सालों में ये सारी चीज़ें हुई कि कृषक बस्तियाँ आ गईं, फिर उसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में चेंज आया, चरवाहा बस्तियों का उदय हुआ, लोहे के उपकरणों का यूज़ होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऋग्वैदिक काल के बाद धीरे-धीरे शुरू हो जाती हैं और हमें पता है वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1500 से ये है आपका 600 ही मान लेते हैं, 600 या 500 होता है। 1500 से 600 जो टाइम है वो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद काल माना जाता है जिसमें वेदों की रचना हुई। तो ये भी उसके बारे में इतना ज़िक्र नहीं है दिया गया है, उसके बारे में बस इतना बताया कि ऋग्वेदों की रचना हो गई। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईसवी के दौरान, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये चैप्टर। उसमें नगरों का उदय आ जाएगा। फिर अभिलेखों, सिक्कों, ग्रंथों, चित्रों जैसे विभिन्न चीज़ों का एक तरीके से अध्ययन भी शुरू हो जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वही जेम्स प्रिंसेप एक अभिलेख विज्ञानी थे, उनके द्वारा की गई जो 1830 के दशक में क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में आते हैं और वो क्या करते हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अर्थ यानी कि उनके मतलब उनके मायने वो निकाल लेते हैं, उनके अर्थ समझ जाते हैं जिसकी वज़ह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम इस तरह की सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मतलब इसके आगे की जो संस्कृति है, छठी शताब्दी का जो काल है, उसे और अच्छे से समझ पाते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं। सब इन लिपियों का उपयोग जो है कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, एक तो अभिलेखों में मिलता है, सिक्कों में मिलता है। फिर सिक्कों और अभिलेखों में ही जो है हमें एक नाम मिलता है, उसी से इस पूरे प्राकरण को समझ लिया जाता है, वो है प्रियदर्शी। मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा पाया जाता है। यानी कि प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा, ठीक है? तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम से किसे जाना जाता है, वो है अशोक। अशोक को अशोक को मनोहर मुखाकृति वाले राजा के नाम से जाना जाता है और इसी के लिए इनके लिए ही जो है ये नाम प्रयुक्त या उपयोग किया गया है। उम, और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, वो अभिलेखों का अध्ययन करता है, इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करता है, तो उन्हें जो है अभिलेख शास्त्री या अभिलेख के शास्त्र कहा जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब हो गया, उसके बाद जो है अशोक के बारे में, हाँ, ये जो प्रियदर्शी है, वहाँ से मिलता है और उसके बाद धीरे-धीरे जो है चेंजेस उनके बारे में जानकारियाँ मिलना शुरू होती है और फिर हमें पता चलता है एक पूरे साम्राज्य के बारे में जो कि था मौर्य साम्राज्य। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। फिर भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने भी जो है इस पर उनके वंशावलियों, उनकी पुनर्रचना के लिए, मतलब उनको फिर से उस चीज़ को समझने के लिए, उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया और कई सारी बातें सामने आती हैं उसके बाद। एक तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, दूसरा उस समय के जीवन शैली के बारे में पता चलता है, कृषि कैसी थी, किस तरह की वस्तुएँ उपयोग में आती थी, उपकरण किस तरह से यूज़ किए जाते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं।
फिर यहाँ पे जो है अभिलेखों के बारे में, अभिलेखों का पूरा मतलब बताया हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। इन शॉर्ट इसमें यही है कि जैसे अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन कठोर सतह पर खुदे हों यानी इंस्क्राइब्ड हो, मतलब कोई पट्टिका है या कोई मिट्टी का बर्तन है, उस पे कुरेद कुरेद कर कुछ लिखा गया हो, तो वो अभिलेख कहलाएगा। ठीक है, जैसे अशोक लिखा है या प्रियदर्शी लिखा है, तो वो अभिलेख का कहलाएगा। फिर उसमें कई सारे पुराने टाइम पे भाषाएं अलग थी, तो मात्राओं को जैसे पहले वो ऐसे लिखते थे 200 ईसा पूर्व के दौरान, फिर 500 ईस्वी तक आते आते ऐसे लिखा जाने लगा। और प्राचीनतम अभिलेखों में उनकी जो भाषाएं वो जन सामान्य की भाषाएं थी, तो उसको समझने के लिए भी इस तरह के अभिलेखों का प्रयोग किया जाता है। वो इस पॉइंट में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आप भी एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है प्रारंभिक राज्य। तो प्रारंभिक जो राज्य थे वो थे महाजनपद। ठीक है, 16 इस चैप्टर में जो है हमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपदों में कुछ जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे उनके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है, खासकर मगध के बारे में। तो आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? विस्तार से बताइए या उदाहरण देकर बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और फिर उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, जो कि कैसे हैं? आरंभिक राज्यों में आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग, सिक्कों के विकास के साथ इस काल को जोड़ा जाता है। इसीलिए जो है इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसी काल के दौरान जो है राज्यों का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ, लोहे के बढ़ते प्रयोग को देखा गया इसी टाइम पे, मतलब वो चाहे कृषि में हो, चाहे वो हथियार बनाने में हो, उपकरण बनाने में हो, किसी भी पॉइंट पे इनका उपयोग सबसे ज़्यादा इसी टाइम पर देखा जाता है। ठीक है, सिक्कों का विकास हुआ, सिक्कों का सोने चांदी और क्या बोलते हैं कॉपर या ब्रोंज के सिक्के इस समय बनाए जाने लगे। ठीक है, फिर बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय इसी टाइम पे हुआ, इसीलिए इस काल को महत्वपूर्ण माना जाता है। बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक यानी कि जो विचारक थे जिन्होंने धर्म से इतर होकर अपने विचार प्रकट किए, जैसे बौद्ध जो फिलॉसफी है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जैन दर्शन है, ये सब जो है इसी काल के दौरान डेवलप हुए और इसके बारे में स्पेशली नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी टाइम पे हुई, तो इसलिए जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में हमें एक चीज़ और मिलती है, वो क्या है? 16 महाजनपदों यानी 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें महाजनपद भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो या महत्वपूर्ण थे उनमें उनकी बात करें तो वज्जी, मगध, कोसाल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे जो नाम है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनके नाम अक्सर हाईलाइट होते हैं। उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मगध था उसके बारे में और डिटेल में दिया हुआ है, और उसी से क्वेश्चन भी बनाते हैं ये लोग। फिर अधिकांश जनपदों पर जो शासन होता था वो राजाओं का होता था। फिर गण और संघ भी हुआ करते थे, यानी कि पहले महाजनपद हुआ करते थे, फिर इसके नीचे जनपद आता है, फिर गण आता है, और फिर संघ आता है, और इसके नीचे फिर आता है ग्राम। ठीक है, वैसे तो और भी डिटेल में इन सब चीज़ों में फिर अलग अलग यहाँ पर भी शासक हुआ करते थे। यहाँ पर जो शासक होते थे उन्हें भी राजा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो शासक वो भी राजा कहलाते थे, गढ़ वाले भी राजा कहलाते थे। संघ और ग्राम में फिर नियुक्तियां अलग तरीके से होती थी। इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया है, तो इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये समझना ज़रूरी था, वो हमने समझ लिया। तो जैसे बात करें कि गण और संघ हुआ करते थे, वहाँ पर भी जो है शासक हुआ करते थे। फिर यहाँ पे गण और संघों की बात करें तो गण और संघ की जो इम्पोर्टेंस थी, वहाँ पे सामूहिक शासन चलता था। ठीक है,
सामूहिक शासन चलता था। सामूहिक शासन यानी कि कई सारे लोग मिलकर शासन कर किया करते थे, मतलब कई सारे गण होते थे और संघ होते थे, तो सबके डिसीजन जो है कलेक्टिवली वो मिलकर लिया करते थे। तो महावीर और बुद्ध की बात करें तो वो लोग भी इसी तरह के गणों से संबंधित थे, जहाँ के वो राजा थे। उन गणों और संघों के वो राजा थे, और वहां से वो लोग उभर कर आए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है महाजनपदों की राजधानी प्रायः किलाबंद होती थी, ये हमें ध्यान रखना है। किलेबंद राजधानियाँ होती थी जिसके रखरखाव के लिए सेनाओं को नियुक्त किया जाता था, अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, नौकरशाही की पूरी एक व्यवस्था होती थी जो वहाँ पर डेवलप की गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अगर बात करें तो इनके जो है मेंशन है, जैसे तक्षशिला सबसे दूर, यानी ये अफगानिस्तान के इलाकों में पड़ेगा, अफगानिस्तान में पड़ जाएगा ऑलमोस्ट। कांधार, गांधार, कुरु, पांचाल, कुशाल, मगध, ठीक है, अंग, वंग, ये सारे, उज्जैनी, अवंती, ठीक है। तो ये सारे वो महाजनपद थे जो महत्वपूर्ण माने जाते थे, और यहाँ से जो है शासन चलाया जाता था। फिर उनकी राजधानियाँ थी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मगध की राजधानी राजगीर थी, काशी की वाराणसी, कोशाल की श्रावस्ती, कौशाम्बी, ऐसे करके, और इंद्रप्रस्थ। इस तरह से इनकी राजधानियों को छोटे जो अनबोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो है। तो इस तरह से राजधानियों को भी मेंशन किया हुआ है, तो उनकी राजधानियाँ होती थी। और मतलब मगध, मतलब जितनी भी महाजनपद होते थे, ये जैसे मान लीजिए महाजनपद है, उसकी जो राजधानी होती थी, उसके आसपास ही शासन व्यवस्था प्रॉपर चलती थी। ठीक है। यानी कि जो दूरस्थ इलाके थे, जैसे मान लीजिए ये, तो वहाँ पर शासन इतना अच्छा नहीं चलता था जितना राजधानियों के आसपास चला करता था। तो इस तरह से मगध यानी महाजनपदों पर शासन वगैरह हुआ करता था। ठीक है। फिर उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नाम नामक ग्रंथों की रचना की भी बात की है। रचना जो है की बात की है, यानी कि धर्मशास्त्र, धार्मिक ग्रंथों की रचना में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। जैसे कहा जाता है कि इसी समय जो है मनुस्मृति की, इसी समय मनुस्मृति की रचनाएं वगैरह भी हुई थी। तो इस तरह के धार्मिक ग्रंथों या धर्मशास्त्रों के नियमों वाले जो ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं भी इसी समय हुई हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएगा, मेंशन मिलता है इसका। इनमें शासक सहित अन्यों के लिए नियम, वही मनुस्मृति में शासक सहित अन्य के लिए नियम बताए गए हैं। शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, ऐसे मेंशन मिलते हैं। और ये सारी चीजें धर्मशास्त्रों में मिलती है कि चार वर्णीय व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनकी सबकी कैटेगरी थी, इनके अपने अपने काम डिवाइडेड थे। तो इस तरीके से इनके मेंशंस जो हैं हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर बात करें इसी टाइम की, तो शासकों का नाम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारियों से कर या भेंट वसूलना होता था। मतलब ये तो कॉमन सी बात है कि मतलब जो चार, मतलब जितने भी शासक थे वो इतने अधिकारी, इतने सेनाएं और उन सब का नियंत्रण, या पूरे क्षेत्र पर जो अपना नियंत्रण जताते थे, तो उनको मेंटेन करने के लिए वो टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे। तो वो लोग टैक्स व्यापारियों से, शिल्पकारों से, किसानों से वसूला करते थे। और उनकी अपनी अपनी कैटेगरी थी। फिर जो वनवासी थे, चरवाहों से भी अन्य तरह की भेंट के रूप में कर वसूला करते थे। संपत्ति जुटाने का वैध तरीका तो यही था कि या तो कर ले लो, टैक्स के थ्रू जमा कर सकते हैं, या फिर अ, हमला करके, हमला करके किसके, तो हमले में ये लोग जो है पड़ोसी राज्यों पर हमला कर देते थे। और आक्रमण से जो करने के बाद अगर वो विजय होते थे, तो उससे जो धन आता था उसको भी ये लोग इकट्ठा किया करते थे। हाँ। तो ये है, धन इकट्ठा हो जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र को डेवलप किया ताकि वो टैक्स वगैरह सही तरीके से कलेक्ट कर सकें और उससे जो है अपना जीवन यापन कर सके। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है ओलिगार्की या फिर समूह शासन का। समूह शासन का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि जनपद और गण, हम्म, जनपद और गणों में कैसा शासन था, सामूहिक शासन था। सामूहिक शासन था। तो उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि सामूहिक शासन उसे कहा जाता है जहाँ पर एक समूह के द्वारा शासन चलाया जाता है, और मेनली जो सत्ता होती है वो पुरुषों द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है।
सत्ता कैसे कंट्रोल होती है? पुरुषों द्वारा, यानी पुरुषों का एक पूरा समूह जो है पूरे शासन को चलाएगा। तो इसे कहते हैं ओलिगार्की या सामूहिक शासन, ठीक है? ये हमने समझ लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर कभी भी बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है 100%। 3 नंबर का, 6 नंबर या 8 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन एमसीक्यू जो बना दिए जाते हैं, वो भी यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक की बात करें तो 16 महाजनपदों में जो प्रथम और जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, वो था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है कब? 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। यानी 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के टाइम का जो समय काल है, उस दौरान इतनी सारी, क्या बोलते हैं, फ़ेवरेबल चीज़ें होती हैं मगध में, जो इसे एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभारती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, फ़ेवरेबल कंडीशन क्या थी? एक तो जो है, हमें जो मगध की भूमि थी वो उपजाऊ थी, तो यहाँ पे कृषि अच्छी होती थी, कृषि उत्पाद अच्छा होता था, ठीक है? कृषि उत्पाद अच्छा होता था, लोहे की खदानें मिली हैं जिनसे हथियार और उपकरण बनाए जाते थे। उपकरणों में जैसे चाहे वो कृषि के लिए उपकरण बनाए जाने हों या हथियार जो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी, झारखंड में जो लोहे की खदानें थी वहाँ से। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में। फिर बात करें, जंगलों से हाथी और वन्य उत्पाद मिल जाते थे, जैसे हाथियों को पकड़ कर ये लोग सेनाओं में इस्तेमाल करते थे। युद्ध में ये लोग हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे, तो वो यहाँ से बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाते थे, जहाँ यहाँ के झारखंड और बिहार के जंगलों से। फिर बात करें वन्य उत्पादों में जो है लकड़ी, फिर उसके बाद शहद और बड़ी मात्रा में जो है कोयला बनाने के लिए लकड़ी वगैरह, जानवरों को शिकार वगैरह करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी वन्य उत्पादों में आ जाएँगी। और उसके अलावा जो है अन्य खाने-पीने की वस्तुएँ वहाँ से निकाल ली जाती थी, जानवरों से चमड़ा वगैरह ये सब मिल जाता करता था, तो इससे व्यापार भी हो जाता था। प्लस जो है शासकीय गतिविधियों में भी काम आ जाती थी, लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने वगैरह, उपकरण बनाने के लिए किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती थी। तो इसलिए जो है वन्य उत्पादों की इतनी महत्ता थी, जो मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाता है। फिर गंगा और उपनदियों से जो है यात्रा करना सुगम था। एक तो जो बिहार है वहाँ पे वहाँ से गंगा नदी ऑब्वियसली बहती है, और उसकी जो उपनदियाँ हैं या सहायक नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, वो सारी भी उसी में मिल जाती है। तो पहले के टाइम पे स्थल मार्गों का इस्तेमाल तो किया ही जाता था, साथ ही साथ नदी मार्गों का इस्तेमाल भी जो है ट्रेड के लिए भी किया जाता था, यात्रा के लिए भी किया जाता था, सेनाओं के इधर से उधर ले जाने के लिए भी किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ से होती थी, तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली कहीं न कहीं उस राज्य को ही होता था, जो उसे और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता था। तो इस कंडीशन में जैसे मगध की बात करें, तो मगध इसीलिए शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के सुगम मार्ग स्थित थे। यानी कि अपनी सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जाया जा सकता था। फिर इसके बाद यहाँ के जो शासक थे, चाहे वो बिंबिसार हों, अजातशत्रु हों या महापद्मानंद हों, ये बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी शासक उन्हें कहा जाता है जो एक तरीके से अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रगति को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हों। वो चाहते थे कि उनका जो महाजनपद है वो और ज़्यादा बढ़े, उसका विस्तार हो, उनके साम्राज्य का विस्तार हो। तो इस तरह के महत्वाकांक्षी शासकों के होने की वजह से भी मगध के जो आस-पास के इलाके थे, उन पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और वो एक बड़ा जनपद के रूप में उभर कर आता है मगध। तो ये है, इसलिए इतना ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरता है। फिर इनकी जो कैपिटल थी उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो कैपिटल की बात करें तो पहले इनकी कैपिटल थी राजगृह, जिसे कहा जाता है राजाओं का घर। ये सब एमसीक्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो राजाओं का घर कहा जाता है, और ये किलेबंद शहर हुआ करते थे, जो राजगृह था, ठीक है? तो किलेबंद राजधानियाँ थी, जिससे राजाओं को बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती थी, कोई भी किला तोड़कर राजाओं पर हमला नहीं कर सकता था। तो इसलिए, और फिर उसके बाद इस पर घेराबंदी और अ, किले को इतना ऊँचा बनाया जाता था। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप कि किस तरीके से किले बंद किया गया है, और जो एरिया है वो कितना ऊँचा है।
तो यहाँ पर अन्य सेनाएँ उन पर हमला भी नहीं कर सकती थी। तो एक तो सुरक्षा भी मिल गई, प्लस जो है इनकी नीतियाँ अच्छी हैं और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, जो इन्हें शक्तिशाली बनाते हैं। तो सारे फ़ेवरेबल कंडीशंस के होने की वजह से जो है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे चौथी शताब्दी के दौरान हमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया जाता है, यानी कि राजगाह से राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे आज के टाइम पे पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा रास्ते आवागमन में के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि पाटलिपुत्र राजधानी को शिफ्ट करने का रीज़न ये था कि वो गंगा मार्ग के आसपास स्थित था। तो उससे क्या है, नदी मार्गों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था अ, आने-जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, ट्रेड के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए। तो ये लोग बड़ी मात्रा में नदियों का इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए जो है आवागमन इतना सुगम हो जाता, तो इसलिए राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ? पाटलिपुत्र, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। और कब शिफ्ट किया गया था? चौथी शताब्दी। एमसीक्यू में सबको याद हो जाता है कि राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था राजगाह से पाटलिपुत्र, लेकिन लोगों को डेट याद नहीं रहती, तो डेट याद रखना, चौथी शताब्दी में ये किया गया था, ठीक है? फिर आगे आ जाते हैं हम। फिर आता है कि छठी शताब्दी के दौरान, मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान या तीसरी शताब्दी तक आते-आते एक साम्राज्य का उदय होता है। ये उपमहाद्वीप का पहला ऐसा बड़ा साम्राज्य है जो एग्जिस्टेंस में आता है। इससे पहले छोटी-छोटी सरदारियाँ थी या छोटे-छोटे राज्य थे, वहाँ पर शासक शासन किया करते थे और कई सारे शासक हुआ करते थे। लेकिन ये पहला ऐसा इंटीग्रेटेड एक बड़ा साम्राज्य उभर कर आता है जिसकी सीमाएँ उपमहाद्वीप के में जो है अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार तक फैली हुई थी, जो कि आगे हम और नीचे कलिंग यानी उड़ीसा तक फैली हुई थी। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य उभर कर आता है। तो उसे समझने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं भाषाएँ और लिपियों के बारे में। तो अशोक के बारे में ज़्यादा मेंशन मिलेगा क्योंकि अशोक एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा किया था और इसके बाद अशोक के बाद तो डिक्लाइन ही शुरू हो जाता है। तो ये भी रीज़न है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है हमें प्राकृत भाषा में मिले हैं। अब प्राकृत भाषा की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक भाषा उसे कहा जाता है या प्राकृत भाषा उसे कहा जाता है जो कॉमनली आम लोगों द्वारा जो बोलने वाली जो भाषा थी उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है, जो नेचुरली लोग आस-पास के लोग बोला करते हैं। तो ठीक है, तो हमें ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में मिले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद पश्चिमोत्तर की बात करें तो पश्चिमोत्तर जो इलाका था, अब जैसे डायरेक्शन के हिसाब से देख लेते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है? तो पश्चिमोत्तर की बात कर रहा है तो ये इलाके की बात कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, अफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन इलाकों की बात कर रहा है। तो ये सारा इलाका जो है कहाँ पड़ेगा? पश्चिमोत्तर में पड़ेगा। तो वहाँ पर कौन-सी भाषाएँ बोली जाती थी? आरामाइक, यूनानी भाषाएँ बोली जाती थीं, ठीक है? इसे बैक्टेरियन एरिया भी बोला जाता है, जहाँ पर ये 3 इलाके आते हैं। वैसे तो नॉर्थ इंडिया नहीं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ही ध्यान रखते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद प्राकृत की बात करें तो अधिकांश जो अभिलेख मिले, तो उसमें जो लिपि है, वो मिली है कौन-सी? ब्राह्मी लिपि मिली है और कुछ पश्चिमोत्तर इलाकों में खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये प्राकृत क्या है और ब्राह्मी क्या है? एक ब्राह्मी और खरोष्ठी, हुँ, ये क्या है? तो और प्राकृत क्या है? प्राकृत भाषा है, ठीक है? और ये लिपि है। इसमें डिफ़रेंस क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना। तो इसको ऐसे समझो, भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, तो ये हो गई हिंदी, क्या हो गई हमारी? भाषा। लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ, हिंदी को जो मैं लिख रहा हूँ, वो हो जाएगी देवनागरी।
यानी जो हमारी स्क्रिप्ट है या जो लिखावट है, हम लिखते किस किस टाइप से हैं वो देवनागरी है और जो हम बोलते हैं वो हिंदी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन जो उनकी लिपि थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी ही हमें मिलती है। फिर उसके अलावा जो है हमें ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं, ठीक है? तो वो सब है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो लिपि है वो कैसी है? ब्राह्मी और खरोष्टी। तो यहाँ पर इसका ज़िक्र किया गया है कि किस तरीके से हमें ब्राह्मी लिपि में भी अभिलेख मिले हैं, खरोष्टी लिपि में भी अभिलेख मिले हैं और आरामाइक और यूनानी लिपियों में भी अफ़गानिस्तान में मिले अभिलेखों का ज़िक्र मिलता है, मतलब उसमें भी हमें अभिलेख मिले हैं। तो भाषा और लिपि का मतलब समझ गए होंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि इन दोनों लिपियों का अर्थ निकाल लिया गया, जिसकी वजह से हमने ये अभिलेखों को समझ पाए हम लोग और उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। यानी कि अशोक के काल में ज़्यादातर जो भाषाएँ बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ठीक है? उसके अलावा जो है मगध के विकास के साथ-साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम राजा शासक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है 321 ईसा पूर्व के दौरान एक बड़े साम्राज्य की शुरुआत की, मौर्य साम्राज्य की। ठीक है? जिसकी सीमाएँ जो हैं अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी और अशोक के टाइम तक आते-आते उड़ीसा यानी कलिंग तक इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की, जो कि एक बड़ा साम्राज्य बनाने में सहायक होती है। अशोक के टाइम पे ये हुआ, ठीक है। तो अशोक ने जो है किसको हराया था? तो इसने हराया था धनानंद को। धनानंद जो मगध का शासक था, उसको हराकर जो है फिर शासन व्यवस्था में आए थे, फिर एक नए साम्राज्य की शुरुआत की थी। ठीक है, वही तुमने मौर्य साम्राज्य के बारे में वही चाणक्य वाला जो टॉपिक है या कहीं रील वगैरह में देखा होगा, घनानंद का बहुत ज़िक्र आता है या धनानंद, तो उसका ज़िक्र आता है, तो उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी वो नंदा डायनेस्टी से था और उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो भी हम आज पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? तो अगर उसकी बात करें, तो मौर्य वंश या साम्राज्य के बारे में हमें जानकारियाँ कई सारे स्रोतों से मिलती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए कौन? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा जो है उसके लिखे गए अभिलेखों से, लेखों से मिलता है, उसके विवरणों से मिलता है। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका। इंडिका जो उसकी पुस्तक है उसमें जो है कई सारी चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। जैसे मेगास्थनीज ज़िक्र करता है सेना के बारे में, सेनाओं के बारे में जो कि आगे भी आएगा। फिर इसके बाद शासन के बारे में, मौर्य शासन या प्रशासन के बारे में, ठीक है? तो इन सब का ज़िक्र कौन करता है? मेगास्थनीज करता है। ठीक है? तो ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो है मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए जो लिखी पुस्तक इंडिका है, उससे हमें पता चलता है। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो कि अ, स चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे प्लस उनके एक तरीके से उनको कॉन्कर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, साम्राज्य बनाने में हेल्प करते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उससे भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद बौद्ध, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों, संस्कृत वाङ्मय से भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, उस टाइम के शासन के बारे में कुछ-कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे मूल्यवान माने जाते हैं। तो हाँ, ये है कि स्तंभ लेख लिखवाए थे उसने बहुत सारे। अशोक ने धम्म का प्रचार किया था, जिसमें जब वो बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो उसके बाद जो है इसने बहुत सारे स्तंभ बनवाए जिसमें उन स्तंभों को ना जगह-जगह एक तरीके से फिक्स करवाया, गड़वाया, मतलब उसको जगह-जगह भेजा जहाँ पर उनकी नीतियाँ, उनके शासन करने के तरीके, उनके विचार उन स्तंभ लेखों पर लिखे गए थे और वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं किसके लिए? अशोक के बारे में जानकारी या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अशोक
ऐसा पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के संदेशों को प्राकृतिक पत्थरों, पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। ये पहला अशोक का स्तंभ इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहली बार की थी। ठीक है। फिर ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया, जो अभी मैंने बताया। अशोक ने जो धर्म का प्रचार किया था उसमें ज़्यादातर जो बातें थी वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से रिलेटेड थी। उनको जो है उसने धर्म के प्रचार के नाम पे उसने स्तंभों पर लिखवाया और उसके बाद बहुत सारे महामठों की नियुक्तियाँ की थी अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है। फिर साम्राज्य का शासन, जैसे अशोक का एक स्तंभ है, उसके ऊपर के हिस्से पर ये मिला है जो आज हम यूज़ करते हैं अशोक स्तंभ। इसमें एक तरफ घोड़ा बना हुआ है, दूसरी तरफ बैल है और बीच में चक्र है। तो इसे हम एज़ अशोक स्तंभ यूज़ करते हैं आज के टाइम पे मोहर के रूप में। तो ये अशोक स्तंभ का ऊपर का शीर्ष भाग है, सबसे ऊपर का, यानी कि इस स्तंभ के ऊपर जो है इस तरीके से 4 शेर बने हुए हैं, चारों दिशाओं में के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेंशन अशोक स्तंभ में मिलता है और इसी को आज हम एज़ अ मोहर यूज़ करते हैं। फिर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर अशोक के जो अभिलेखों का विवरण है तो उसमें जैसे देखो ये रहा उसने 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। तो इस तरीके से उसने जगह-जगह इस तरह के अपने स्तंभों को गड़वाया, शिलालेखों को भी गड़वाया, मतलब लिखवाया है उनको बड़ी-बड़ी शिलाओं पर। तो ये सारी अलग-अलग जगहों पर, यानी कि साम्राज्य के हर इलाके पर देखने को मिलता है। तो उनका अगर साम्राज्य की बात करें तो ये इतना बड़ा ही साम्राज्य था जहाँ तक ये मैप में दिया हुआ है। तो इस तरीके से साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है? मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था। तो इस बड़े साम्राज्य पर ही उन लोगों ने शासन किया और यहाँ पर ही इन लोगों ने अपने जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाया और वो आज हमारे लिए एक इतिहास से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मानी जाती हैं। फिर आता है साम्राज्य का प्रशासन। तो साम्राज्य के प्रशासनों की बात करें तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जिसमें पाटलिपुत्र हो गया और 4 प्रांतीय केंद्र थे जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तहसील, स्वर्णगिरी ये सारे शामिल हैं। ठीक है? तो ये है। फिर इन अभिलेखों में जो अगर हम इनको पढ़ते हैं तो इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर जगह ये संदेश मिले हैं। और हाँ, तो और उसमें इन सारे प्रांतों के ज़िक्र भी मिलता है, प्रशासनिक कार्य जहाँ से होते थे। फिर सबसे अब यहाँ पे वही बताया हुआ है कि किस तरीके से जो सबसे प्रबल शासन था, प्रबल प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो राज्य साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में होता था, जो कि अभी मैंने मेंशन किया। फिर तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। स्वर्णगिरी जो है, जिसे सोने का पहाड़ कहा जाता है, कर्नाटक में सोने की खदानों के लिए उपयोगी था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कर्नाटक पड़ जाएगा, ये यहाँ पे। तो यहाँ से जो है इनके कनेक्शंस थे, ठीक है? यहाँ तक इनके कनेक्शन से फिर ये जो तक्षशिला है यहाँ से ये दूर सुदूर मार्गों में, यानी कि ये लोग फिर अ, यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। तो इतने सारे इलाकों पर ये लोग नियंत्रण वगैरह रख सकते थे और इनका व्यापार इतना लंबा-चौड़ा फैला हुआ था। फिर ये लोग नदी मार्ग, समुद्र मार्गों का इस्तेमाल भी किया करते थे, इस तरीके से यहाँ से। तो ये सब जानकारियाँ हमें यहाँ से मिलती हैं, मतलब महाजनपदों से मिलती हैं। फिर इसी का बताया हुआ है कि किस तरीके से ये लोग नदी मार्गों द्वारा आवागमन का इनका लगातार चलता था। फिर जिसमें जैसे साम्राज्य के संचालन के लिए यहाँ पे तो व्यापार का नहीं बताया हुआ, आगे है। तो यहाँ पे भूमि और नदी दोनों मार्गों का इस्तेमाल जो है आवागमन यानी कि आने-जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह, यहाँ तक कि महीनों का भी समय लग जाता था। तो अब जो है कई बार अगर शासक निकल रहा है, शासक जा रहा है, तो वो फिर क्या करेगा, अपनी सेनाएँ लेकर भी जाएगा। तो खान-पान की व्यवस्था की जाती थी, सुरक्षा भी करनी पड़ती थी राजा की, ठीक है? तो मेगास्थनी जो है अपने वर्णनों में बताता है कि सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक समिति थी, मतलब एक एक कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, एक समिति थी और उसके अंदर फिर क्या था, 6 उप समितियाँ थी। ठीक है, तो पहली समिति, हाँ, तो इस तरीके से बनाई गई थी। एक का काम नौसेना का संचालन, दूसरे का यातायात और खान-पान का संचालन, तीसरे का काम जो है पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी का काम अश्वरोहियों, पाँचवीं का काम रथरोहियों, छठी का काम हाथियों का संचालन करना। इस तरीके से करा हुआ था। तो नौसेना पहली हो गई, दूसरा खान-पान और यात्रा संचालन समिति थी। तीसरी थी पैदल सेना चलती थी, फिर रथरोही थे, रथों की सेना चलती थी, फिर उसके बाद अश्व सेना चलती थी, अश्व सेना, और लास्ट में क्या आता है, हाथियों की सेना। ठीक है, तो हाथियों का संचालन समिति, इस तरीके से इसको बनाया गया था कि हर प्रकरण में हर समिति किस तरीके से काम करेगी। ठीक है? हाथियों की सेना चला करती थी, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो दूसरी थी, ये हो गई हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पाँचवीं और छठी। इस तरीके से इसको बाँटा गया था। तो इसमें जो दूसरी थी उसका काम महत्वपूर्ण था, उसका काम क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, कई सारी चीज़ें करते थे। जैसे वो लोग जानवरों का भी चारा लेके चलते थे, फिर सैनिकों का भी चारा, खाने की चीज़ें लेके चला करते थे, और ये बीच में चला करती थी, मतलब एक तरीके से आगे पैदल सैनिक, फिर रथरोही, और उसके बीच में ये, और फिर उसके पीछे भी कई सारी सेनाएँ चला करती थी, क्योंकि इनका हथियार, खाना-पीना यही लोग लेके चला करते थे। तो अगर कुछ भी इसको हुआ, इस समिति को हुआ, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसको सुरक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। तो बैलगाड़ियों की विभिन्न व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के चारे की व्यवस्था, सैनिकों की देखभाल, सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति इस सेना में की जाती थी, और ये लोग पूरा कंट्रोल करते थे, सब कुछ तो मैनेज करते थे। तो इसी तरीके से इनकी इतनी बड़ी सेनाएँ थी जो इस तरह की चीज़ें लिया कर लेकर चला करती थी। फिर अशोक ने जो है ये तो हो गया मेगास्थनीज़ ने यातायात वगैरह के बारे में। फिर अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के कई सारे प्रयास किए थे, जिसमें धम्म का प्रचार उसने बहुत महत्वपूर्ण माना। तो धम्म के प्रचार के लिए उसने धम्म महामथास, यानी महामथ जो है नियुक्त किए थे, जो ऐसे अधिकारी हुआ करते थे जो धम्म का प्रचार पूरे साम्राज्य में किया करते थे। तो लोगों के पास जा के, छोटे-छोटे गाँव में जाके लोगों को बताते थे अशोक के विचार, उसकी नीतियाँ, ताकि लोग अशोक के साथ रिलेट कर पाएँ, उसको एक तरीके से समझ पाएँ, और शासक को वो लोग समझ पाएँ, शासक का सपोर्ट जनता के प्रति, और जनता का सपोर्ट और शासक के प्रति बना रहे। ये हो गया। सम्राट के अधिकारी क्या-क्या कार्य करते थे, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख करते थे, कुछ भूमि मापन का कार्य किया करते थे, कुछ नहरों से जुड़े उपनगरों के लिए छोड़े गए पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। फिर उसके बाद जो है अधिकारी शिकारियों का संचालन किया करते थे, शिकारियों के कृत्य के आधार पर इनाम व दंड दिया करते थे, कर वसूली करते थे, भूमि से जुड़े सभी व्यापारियों का निरीक्षण किया करते थे। भूमि से जुड़े हाँ, वो सभी व्यवसाय का नियंत्रण किया करते थे, लकड़हारे, बढ़ई, लोहार, खननकर्ताओं का निरीक्षण किया करते थे। तो मतलब हर तरह के काम के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो इस तरह की चीज़ों को मैनेज या मेंटेन किया करता था। ये हो गया। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ऐसे बनता है कि 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत क्यों माना है?
किसका कारण सही बताइए या वर्णन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बना देंगे। तो उसमें वही है कि 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के इतिहासकारों ने प्राचीन भारत में एक साम्राज्य की संभावना बहुत महत्व चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी, जबकि इतना बड़ा साम्राज्य पहले नहीं हुआ था उस बेसिस पे। तो अन्य शासकों और राजाओं की अपेक्षा जो है अशोक क्या था, शक्तिशाली था, परिश्रमी था, विनीत था, ठीक है, और बड़ी बड़ी उपाधियों से उसको जोड़ा गया था। और इन सब चीज़ों के कारण ये जो है अशोक को इतना महत्वपूर्ण शासक माना जाता था। फिर इतना शक्तिशाली था कि उसकी सेनाओं का जिक्र हमें मिलता ही है। लेकिन फिर भी ये साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण था, इतना शक्तिशाली था, फिर भी ये सिर्फ कितने साल चला, 150 सालों तक ये साम्राज्य चला। उसके बाद धीरे धीरे ये पतन की ओर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमाओं के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। तो इसका कारण वही था कि साम्राज्य के अंदर सीमाओं का नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी तक आते आते उपमहाद्वीप में नए नए शासक और रजवाड़ों का उदय होने लगा। यानी कि जो नियंत्रण की व्यवस्थाएं ये लोग मैनेज कर रहे थे, फिर जब वो ढीली पड़ी, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य था, सबके लिए एक एक नियुक्तियां की गई थी, तो उन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर खत्म हो गया। तो वो है। फिर सेना के लिए हाथी पकड़ने का ये जो स्रोत है इसमें बताया हुआ है। तो हमने अभी पढ़ा था पीछे मगध के बारे में। अभी तो उसमें जो मगध है, उसमें जो है हमने पढ़ा था कि हाथियों को जंगलों से पकड़ा जाता था। तो पकड़ने के लिए ये लोग क्या करते थे, उसका प्रोसेस बताया हुआ है कि ये लोग वनों में जो है कई सारी हाथियों के झुंड का पता लगाने के लिए उनके पैरों के निशान के द्वारा छोड़े गए जो गोबर या मल था, उसको सूंघ सूंघ कर पहुंचा करते थे। तो इसमें हथनियों का एक चार पाँच 5 से 7 हथनियों को लेकर ये चला करते थे। और जंगल में ये लोग एक तरीके से हाथियों का झुंड ढूंढा करते थे या हाथियों को ढूंढा करते थे। फिर जब वो हाथी मिल जाते थे तो उन्हें जंजीरों के माध्यम से पकड़कर जो है लाया जाता था, जिसमें महावतों और हथनियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर यूनानी एक स्रोत है जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा और मेंशन मिलता है कि मौर्य सम्राट के पास जो है 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को जो है अतिशयोक्ति मानते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात बताई गई है कि इतनी ज़्यादा सेनाएं, इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य था तो कुछ कंडीशंस में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम इतिहासकारों की बातों को देखकर ही चलेंगे। तो यही है कि इसे अतिशयोक्ति बताया गया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, फिर चाहे वो स्रोत हो या ना हो, स्रोतों के अनुसार ही क्यों ना हो। फिर जो फोर्थ टॉपिक है वो है, हमें पता है कि साम्राज्य इतना फैला हुआ था, इतने बड़े इलाकों में फैला हुआ था। फिर इनका नियंत्रण जो है मेनली इसके ऊपर के इलाकों में था। तो यहाँ पे था दक्कन, और इसके नीचे चोल, चेर, पांड्य या केरल पुत्र या चेल, इस तरह के छोटे छोटे अन्य डायनेस्टी या अन्य शासकों का नियंत्रण यहाँ पर था। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हुई, या वहाँ पर किस तरह का नियंत्रण था, तो उसकी बात की गई। तो दक्षिण दक्षिण के राजा और सरदार, उपमहाद्वीप के दक्कन, उससे दक्षिण के क्षेत्र स्थित तमिलकम, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। यानी ये छोटी छोटी सरदारियाँ थी, और इसके बीच में एक बहुत बड़ा जंगल, पहाड़ी पड़ जाती है। मौर्य साम्राज्य वाला जो टॉपिक है, मौर्य बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये अपना पूर्वी घाट है, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, और यहाँ पर ये केरल, चोल, चेर, पांड्य वाली सरदारियाँ थी। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, बहुत घना इलाका है। तो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, अगर बात करें तो।
मौर्य साम्राज्य के शासक भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, तो इसलिए ये सरदारियाँ थोड़ी सुरक्षित रहीं। फिर यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन हाँ, इनको थोड़ा जंगलों का और अपने एरिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज था, तो इस तरफ वो लोग नहीं घुसते थे। तो ये 3-4 जो इलाके थे जहाँ पर छोटे-छोटे सरदारियाँ थीं, यानी छोटे-छोटे शासक थे जो शासन कर रहे थे और अपना नियंत्रण इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था। तो उसी के बारे में बताया, तो इसके बारे में ज़िक्र हमें तमिल संगम ग्रंथ से मिलता है, जिसकी कविताओं में जो है इन शासकों के बारे में बताया है। सरदार और शासक कौन हुआ करते थे, इनका पद वंशानुगत होता था। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ठीक है? जो कि संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, उनके बीच में मध्यस्थता करना, इस तरह की चीज़ें किया करता था। उसके अधीन कई सारे लोग भी आया करते थे। ये लोग भेंट लेते थे। भेंटों का विवरण जो है सरदारियों में सामान्यतः कोई स्थानीय सेना अधिकारी नहीं हुआ करते थे। तो भेंटों का विवरण भी हमें मिलता है। भेंट यानी कि वसूली हो गया। इनके समर्थक भी हुआ करते थे जो भेंट दिया करते थे, और उनके जो विद्रोही थे उनसे ये लोग लड़ा करते थे और सुरक्षा प्रदान किया करते थे। तो इस तरह की सरदारियाँ थीं, जिसका ज़िक्र हमें मिलता है। कहाँ कब मिलता है? अब ये मिलता है हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसवी तक के टाइम पर, ठीक है? इस समय मिलता है पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शाक शासक भी इसमें शामिल हैं। यानी पश्चिम मूल यानी कि मध्य एशियाई जो मूल के शासक थे, शाक शासक, जो कि सेंट्रल एशिया में आएँगे। मध्य एशिया, नहीं, मध्य एशिया तो ये हाँ, मध्य एशिया यही पड़ेगा। सेंट्रल एशिया वही वाला इलाका, यानी कि जो चाइना का इलाका है, वहाँ से जो है शाक शासक यहाँ तक पहुँच गए थे, और वहाँ पर कुछ समय तक इन लोगों ने भी यहाँ पर अपना नियंत्रण बनाया था। इसमें फिर बाद में सातवाहनों का ज़िक्र भी मिलेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसका भी पता है। लेकिन हाँ, इसमें सेंट्रल एशिया से आए एक शासक का तो हमें पता है, वो है कुषाण। यानी कि जो सेंट्रल एशिया चाइना से आए थे, वो थे कुषाण शासक। कुषाणों का ज़िक्र भी मिलता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का एक अंश है, जिसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से वो लोग, हाँ, जब सरदार वगैरह यात्रा करते थे, तो वो सबका क्या-क्या चीज़ें होते थे। लोग जब वह वन की यात्रा पर थे, तो लोग जो है नाचते-गाते पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयों का आदर करते हैं। तो उनको उपहार में जो है हिरण, लकड़ी, चंवर, मधु, चंदन, गेरू, इस तरह की चीज़ें दी गई उपहार में। तो ये है, इतना इम्पोर्टेंट स्रोत नहीं है, ऐसे ही हमने ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया। मेन जो टॉपिक है वो है दैविक राजा का। यहाँ से भी कभी-कभी क्वेश्चंस बना देते हैं कि अ, कुषाण शासकों ने अपने आप को देवतुल्य क्यों बताया है, या इस तरह सही क्यों मेंशन किया है, तो उस तरह की चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो कुषाण शासकों की बात करें तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी, ये सब कब हो रहा है, जब मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन एक तरफ शुरू होगा और दूसरी तरफ कुषाण जैसे शासक फिर आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी तक के टाइम पर ही इन लोगों का नियंत्रण रहता है। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमें मिलता है, वो मिलता है अभिलेखों और साहित्यिक परंपराओं के माध्यम से। तो जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत की करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से पता चलता है। तो इन्होंने अपनी जो मूर्तियाँ और सिक्के बनवाए, उसमें क्या किया है, एक तो जो है एक तरफ जो है इन्होंने अपने राजा का नाम लिखा है, अपने चित्र बना रखे हैं अग्रभाग में ये वाला, और दूसरी तरफ देवियों का चित्र है, ये देवी या देवताओं का चित्र है, देवी-देवताओं का चित्र इन्होंने बना रखा है, ठीक है? तो ये हुआ, और उसके बाद जो है इन्होंने विशालकाय इस तरह की कुषाण शासकों ने मूर्तियाँ बनाई, जो कि उस समय अ, बहुत मुश्किल ही हुआ करती थी बनाई जाना। तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिखाने की कोशिश की है, शक्तिशाली, बड़ा दिखाने की कोशिश की है, जो कि दर्शाता है कि कुषाण शासक अपने आप को देवताओं से तुलना ये लोग अपनी कर रहे थे। तो उत्तर भारत में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली हैं, उसी टाइप की। अफ़गानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी तरह की मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो इतिहासकारों ने ये माना कि कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए इस तरह की मूर्तियाँ
दिखाई, और वो अपने आगे नाम के आगे देवपुत्र का भी उपाधि लगाते थे। संभवतः वे चीनी शासकों से प्रेरित थे, जो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहा करते थे। चीन में वही अ, जो मंगोलों की डायनेस्टी, तो मंगोल्स तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन उस समय जो छिंग डायनेस्टी थी, या जो अन्य डायनेस्टी, जो एक मिंग डायनेस्टी, इस तरह के नाम चलते हैं उस समय के शासकों के बारे में, तो वहाँ पर भी इस तरह से शासक अपने आप को देवताओं से कंपेयर करते हैं। फिर इवन मंगोलों की बात करें तो मंगोलों ने भी अपने आप को लॉर्ड ऑफ, एक तरीके से दैविक देवपुत्र बताया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को सूर्य के पुत्र के रूप में दर्शाया है। ऐसा कुछ आगे शायद है, जब हम मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ मिलता है। तो समझ सकते हो कि इन लोगों ने अपने आप को देवताओं के साथ तुलना इन्होंने अपनी की है, उसके बारे में जिक्र हो गया। फिर इनका भी वही तरीका था कि साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह जो है स्थानीय शासन संसाधनों द्वारा करते थे। भूमि पर नियंत्रण वगैरह इसमें भी शामिल है। फिर यहाँ पर ही जो है चौथी शताब्दी ईस्वी तक आते आते गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो हाँ, जो सेकंड जो सबसे मोस्ट पावरफुल साम्राज्य बनता है वो है गुप्ता का। यानी कि एक इंटीग्रेटेड साम्राज्य तो मौर्य ने बनाया बड़ा साम्राज्य, और दूसरा जो बड़ा साम्राज्य बना पाते हैं वो गुप्त काल के गुप्ता शासक बनाते हैं, जिसका जिक्र भी आएगा इसमें, उस पे पढ़ेंगे हम। गुप्त शासकों का इतिहास भी जो है साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों से ही हमें मिलता है। का उसमें जो है कवियों द्वारा राजाओं या स्वामियों की प्रशंसा में प्रशस्तियां, मतलब एक तरीके से बड़े बड़े लेख मिले हैं जिसमें उनके बारे में जिक्र मिलता है। तो उन लोगों ने भी अपने आप को गॉड से कंपेयर करने की कोशिश की थी, उसका भी जिक्र मिलता है। यानी अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड बताने की कोशिश की गई है। जैसे इस इलाहाबाद के स्तंभ से जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति मिली है, जिससे लिखा था हरिसेन ने, जो कि गुप्त सम्राट के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में बताती है। ठीक है, नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। चंद्रगुप्त तो मौर्य थे, ये याद रखना। इसमें भी गुप्त है और उसमें भी गुप्त है, तो इसका मतलब ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग डायनेस्टी या राजवंश से बिलोंग करते हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बताया हुआ है, जो कि यहाँ पे उसकी प्रशंसा में बहुत दीन दयालु हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं, धनवान, इतने कि कुबेर से भी ज़्यादा धन है। इस तरह की बढ़ा चढ़ा के बात इस प्रशस्ति में की गई है। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये बताया हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले पूछ लेगा इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में जो है अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। ठीक है। गुप्त सम्राट के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? हरिसेन। ठीक है। गुप्त सम्राट के बारे में किस प्रशस्ति में लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। तो इस तरीके से एक ही जगह से कई सारे क्वेश्चन इधर से उधर घुमा घुमा के बनाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज को देखा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के, और वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझना। अगर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को प्रॉपरली टिक करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर ही सारी चीज़ें अच्छे से समझ लें। तभी थोड़ी ये वीडियोस भी लेंदी हैं, लेकिन हाँ, इसमें सारे टॉपिक्स को मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि कुछ भी छूटे ना, और रिलेटेड टू एग्ज़ाम रिलेटेड तो बिल्कुल ना छूटे। तो इसके बाद अगर आप एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अपना खुद से रीड करके, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या इसी वीडियोस को 2 बार देख सकते हो। तो इतने में ही आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।